टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडीचा 111। एक अनारसो बीमार वाइट मेंशन में दक्षिता और प्रिंस का रूम। दक्षिता एक ब्लैक कलर के बाथरूम में गीले बालों के साथ मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी। वहीं प्रिंस बिस्तर पर अपना मुंह फुलाकर बैठा था। इस वक्त प्रिंस बहुत ही क्यूट लग रहा था। दक्षिता मिरर से ही प्रिंस को देखते हुए बोली, क्यूटी मैं जानती हूँ आप पार्टी में मेरे साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ना आपको बहुत बड़ा सिंगर बनना है। आप मेरे साथ जाओगे तो सब बोलेंगे प्रिंस को सिंगिंग नहीं आती, वो एंजल की पावर से सिंगर बना है। प्रिंस अचानक कुछ सोचने लगता है। प्रिंस अपने मन में बोला, मैं एंजल की तरह पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी मॉम का सपना मैं चीटिंग से पूरा करूँ। मैं मॉम का सपना पूरी मेहनत से पूरा करूँगा। मॉम कोई चीटिंग करने वाले लोग पसंद नहीं। एक बार डैडा ने चीटिंग कर मॉम के लिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके बोला था। उन्होंने कुकिंग की है, तब मॉम को कितना गुस्सा आया था। उन्होंने दादू की छड़ी लेकर डैडा की पिटाई कर दी थी। यह याद आते ही प्रिंस की आंखों के सामने वह सीन घूमने लगा। फ्लैशबैक। बहुत आलीशान बड़े गोल्डन कलर के राजमहल के लिविंग रूम में एक महिला राजपूती ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। उसने बड़े बड़े बाजूबंद हाथों में सोने के 5-5 कंगन, पैरों में मोटी पायल, पैरों की उंगलियों में बिछा, गले में कुंदन के 2 बड़े बड़े हार, माथे पर बड़ा सा मान टीका और माथा पट्टी, लाल कलर की ड्रेस में छोटा सा चेहरा, प्रिंस की तरह क्यूट सा चेहरा, गोरा रंग। वो महिला प्रिंस की 2 कॉपी लग रही थी। वो इस महल की हुक्मरानी क्या प्रिंस की मोम है? उसके पास से एक 10 साल का प्रिंस मासूमियत से टुकुर टुकुर अपनी मोम के बचपन को देख रहा था। इधर बड़ा ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी का आदमी अपनी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए टेंशन में किचन में चक्कर काट रहा था। तभी एक गार्ड किचन की खिड़की पर आया, उसे कुछ खाने के पैकेट दे दिए। यह आदमी प्रिंस के डैड हुकुम राना सा थे। हुकुम राना सा ने जल्दी जल्दी वो खाना बाउल में डाला और कुछ बर्तन उस खाने से झूठी करके किचन में रख दी। थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह, आटा, किचन का सामान फैला दिया, जिससे ऐसा लगे जैसे किचन में खाना बनाया गया। वो सारे बॉल डाइनिंग टेबल पर रख बोले, ओ माय ब्यूटीफुल क्वीन, आप यहाँ आकर देखिए, हमने आपके लिए कितना टेस्टी खाना बनाया है। टेस्टी खाने का नाम सुनकर हुकुम रानी सा की आंखें चमक उठी। वो भी बहुत बड़ी फूडी थी। प्रिंस लड़का होकर भी पूरी तरह अपनी माँ पर गया था। प्रिंस को देखकर लगता था जैसे भगवान ने गलती से प्रिंस को लड़का बना दिया, वरना भगवान उसे लड़की ही बनाना चाहता था। राना सा दोनों माँ बेटे की बॉन्डिंग छिपते रहते थे। प्रिंस और रानी सा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की खुशबू लेते ही दोनों को जोर की भूख लगती है। वो दोनों किसी भुक्कड़ की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब हुकुम रानी सा राना सा को गुस्से से घूरने लगी है। राना सा झेपकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने अपने मन में कहा, एक भुक्कड़ बेटा और एक भूकड़ वाइफ दोनों ने सारा खाना खा लिया। मुझसे तो पूछा भी नहीं मुझे भूख लगी है या नहीं। रानी सा मुझे ऐसे बोल रही है जैसे मुझे भी कच्चा ही बिना चबाए खा जाएंगी। उनके कानों में रानी सा की आवाज आया, आपने हम दोनों को पेट भर के खाना तो खिलाया, आपने ये खुद नहीं बनाया। ये सुनकर प्रिंस के डैड हैरानी से प्रिंस की मॉम को देखने लगे। इतने में रानी सा की नज़र महाराज की छड़ी पर गई। उसे उठाकर रानी सा राना सा की तरफ दौड़ कर गई, उन्हें छड़ी से मारने लगी। राना सा मार से बचने के लिए डाइनिंग की चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, वहीं रानी सा अपने नौटी अवतार में अपने प्यारे रानासर सा को मारते हुए उनके पीछे दौड़ रही थी। प्रिंस डाइनिंग टेबल पर बैठ बच्चों की तरह ताली बजाकर अपनी मॉम को, डैडी को और मारने के लिए प्रवोक कर रहा था, जिस वजह से राना सा प्रिंस को घूरते हुए बोले, युवराज आप मेरे बेटे हो या फिर अपनी मॉम की? यह सुनते ही प्रिंस ने बच्चों की तरह मासूम सा चेहरा बनाया और अपनी मॉम की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर राना सा ने मुंह बनाया और अपने कान पकड़कर अपनी वाइफ के सामने घुटनों के बल बैठ गई। ये देखकर हुकुम रानी सा ने झुककर हुकुम सा को उठाया और बोले, आप राजस्थान के होने वाले हुकुम साहब, आप इस तरह घुटनों के बल बैठकर अच्छे नहीं लगते। हुकुम सा रानी सा की आंखों में देखते हुए बोले, मैं भले ही इस राज्य का होने वाला हुकुम सा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका हस्बैंड भी हूँ। ये सुनकर रानी सा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी घुटनों के बल बैठ हुकुम सा को गले से लगा लिया। इधर हुकुम सा ने राहत की सांस लेते हुए अपने मन में कहा, ओ गॉड, मेरी खूंखार रानी सा को मनाना कितना आसान है। इधर प्रिंस टुकुर टुकुर अपने डैड की हरकतें देख रहा था। प्रिंस को अकेले मुस्कुराते देख दक्षिता ने हेयर ड्राई की हवा प्रिंस की तरफ की तो वह फ्लैशबैक से बाहर आया। अपनी मॉम डैड की नोकझोंक याद करके प्रिंस ने सोचा, उसी तरह शायद मॉम मुझसे भी गुस्सा हो जाएंगी। मैं कभी भी मॉम को यह एहसास नहीं होने दूंगा मैंने चीटिंग की, और वैसे भी मुझे तो सारे सॉन्ग आते हैं। मैं एंजल की पावर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सोच प्रिंस मान गया और फिर वह अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। इधर दक्षिता ने भी राहत की सांस ली और एक हैंग गाउन को उठाया और वह भी चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिल्वर कलर की जगुआ के आगे पीछे 10 से ज्यादा ऑडी चल रही थी। वह सब लोग ओल्ड मेहरा मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। प्रिंस दक्षिता कुछ चिपक कर बैठा हुआ था। कीर्ति भी प्रिंस की दूसरी साइड बैठी हुई थी।
उसने थोड़ी दूरी बना रखी थी। कुछ ही देर में जैसे ही वह ओल्ड मेहरा मैंशन के पास पहुंचने वाले थे, इतने में रेड कलर की स्पोर्ट्स कार उनके बराबर में आकर रुकी। दक्षिता ने प्रिंस के सिर को सहलाते हुए कहा, पार्टी में ज्यादा शैतानी मत करना और किसी अनजान के द्वारा दी गई कोई ड्रिंक मत लेना और पूरे टाइम बिट्टू और भाभी के साथ रहना। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है। स्पोर्ट्स कार से बिट्टू और कबीर उतरकर दक्षिता की कार का दरवाजा खोलते हैं। प्रिंस बाहर आकर अपनी एंजल को अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। शायद एंजल उसे वापस अपने साथ बुला ले, लेकिन दक्षिता ने अपना चेहरा फेर लिया। उसे पता था वह प्रिंस की मासूम शक्ल में आ जाएगी। आज बहुत बड़ा काम करना था, जिस वजह से वह प्रिंस को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। प्रिंस उसके आसपास रहेगा, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी देख लेगी। फिर दूसरी कार से भावेश भी उतरा और कबीर ने भावेश से हाथ मिलाए। कबीर और भावेश की दोस्ती हॉस्पिटल में हो गई थी, लेकिन भावेश इन लोगों के साथ ज्यादा नहीं जुड़ना चाहता था। वो फॉर्मेलिटी के लिए सबके साथ मिलजुल कर बात कर रहा था। दक्षिता ने देखा कि भावेश का बिहेवियर इतने दिनों से भी चेंज नहीं हुआ, तो दक्षिता ने आज डिसाइड कर लिया वह कल मॉर्निंग में जिम रूम में भावेश से बात करके ही रहेगी। उसकी प्रॉब्लम क्या है, भावेश कहीं प्रिंस को उससे दूर ना कर दे। ये सोचकर दक्षिता के दिल में दर्द होने लगा। उसने डिसाइड कर लिया कल कुछ भी हो जाए वो भावेश से बात करके रहेगी। भावेश, प्रिंस, कबीर, बिट्टू और म्यूजिक बैंड के ग्रुप के साथ रेड कलर की स्पोर्ट्स कार में बैठ गए। वो कार कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। कीर्ति ने अपने बैग से 2 इंजेक्शन निकाले, दक्षिता को लगा दिए। दरअसल कीर्ति भी कुछ दिन पहले जिस सेमिनार पर गई थी, वहां पर उसे अपने एक टीचर से दक्षिता की प्रॉब्लम को कुछ घंटे के लिए रोकने के लिए इंजेक्शन तैयार कर लिया था। एक इंजेक्शन दक्षिता का पहले से था, जिसे लोगों कुछ दूरी पर रहने से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों इंजेक्शन दक्षिता को लगाने के बाद उनकी कार का काफिला ओल्ड मेहरा मैंशन की ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनट में सारी कार एक साथ पार्किंग में आकर रुकती है। इतनी कारों की आवाज सुन सब समझ चुके थे, मिस मेहरा आ चुकी है। सब अपनी नजरें एंट्रेंस पर गड़ाए हुए थे। कुछ ही देर में एंट्रेंस से लॉन्ग व्हाइट कलर का गाउन, जिस पर हजारों मोती और डायमंड्स लगे हुए थे। दक्षिता ने अपने काले लंबे बालों का मैसी बन बना रखा था, जिस पर डायमंड की हेयर पिन लगी हुई थी। कुछ बाल दक्षिता के चेहरे पर गालों को सहला रहे थे। पार्टी में मौजूद सब मेहमानों को ऐसा लगा जैसे आसमान से परी उतर आए हो। दक्षिता उस व्हाइट कलर के गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दक्षिता का गाउन पीछे से थोड़ा लंबा था, जिस वजह से दक्षिता अपना गाउन संभाले पार्टी के रेड कारपेट पर चलते हुए अपने दादा दादी के पास पहुंच जाती है। उनके पैरों में हल्के से झुक जाती है, लेकिन अपने दादू दादी को छूती नहीं है। ये देख दादू दादी की आंखें नम हो गई। उन्हें पता था दक्षिता को क्या प्रॉब्लम है। उन दोनों के लिए इतना ही काफी था। उनकी गुड़िया उनके इतने तो करीब आ पाए, ये सब महसूस कर वह अपनी आंखें पोंछ लेते हैं। सारे यंग बिजनेसमैन और मेल मॉडल्स दक्षिता को अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहे थे। दक्षिता उनकी ही पत्नी बनने वाली है। इधर पार्टी में हाई स्टेटस की बहुत सारी लड़कियां भी दक्षिता से दोस्ती करने के लिए शामिल हुई थी। उनके मन में दक्षिता के प्रति एक जलन की भावना पैदा हो गई थी। एक लड़की अपनी दोस्त के कान में मजाकिया टोन बोली, इन लड़कों को देखकर लग रहा है जैसे एक अनार 100 बीमार अब देखना है। यह अनार कौन से बीमार के हाथ लगता है। दूसरी दोस्त अजीब हंसी हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि यह अनार किसी के भी हाथ नहीं लगने वाला। ये सुनकर वो दोस्त कंफ्यूजन में अपनी दोस्त की तरफ देखती है। वो बोली, मुझे लगता है इतनी सुंदर परी का बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। वो दूसरी लड़की मुंह बनाते हुए बोली, हम क्या सुंदर नहीं है। पहली वाली लड़की अपने दोस्त का चेहरा अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, हम सुंदर हैं, हम उससे नीचे हैं। उसकी दोस्त को भी रियलाइज होता है हम परी की प्योर खूबसूरती से अपनी खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकते। इतने एंट्रेंस पर से 7 हैंडसम लड़के और एक खूबसूरत सी लड़की एंटर करते हैं। सबके बीच एक बहुत ही क्यूट और मासूम लड़का चल रहा था। भले ही लड़के के चेहरा मास्क से ढका हुआ था, उसकी मासूम आंखें चारों ओर किसी को ढूंढ रही थी, जिस वजह से उसके अंदर की मासूमियत हर कोई देख पा रहा था। सबका ध्यान दक्षिता से हटकर अब उन 7 हैंडसम लड़कों के बीच चल रही लड़की पर चला गया। अब लड़कियों को तो उस लड़की से भी जलन होने लगी। काश 7 ग्रीक गॉड के बीच उस लड़की वो होते। अब उन लड़कियों को दक्षिता से ज्यादा जलन तो उस लड़की को देखकर हो रही थी। इतनी देर से पार्टी की अटेंशन बनी दक्षिता को भी अनन्या से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, जो उसके के साथ ही चल रही थी। दक्षिता अपने मन में बोली, काश में मेहरा फैमिली की हाय नहीं होती तो आज अनाया की जगह में होती है। लेकिन पावर के साथ कुछ बंदिशें से भी आती है। फिर उसने नजर घुमाकर पार्टी में देखा तो एक कोने में उसकी मासी कामना और कोमोलिका एक दूसरे से खुसुर पुसुर करके कुछ बात कर रही थी। वही साक्षी दीवान अपने सो कॉल्ड दूसरे हस्बैंड विजय शर्मा के साथ खड़ी दक्षिता को देख रही थी। दक्षिता ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। फिर वह पार्टी में एक बार और नजर घूम आती है। उसकी नजर एक कोने में खड़े पुष्कर और नीलम दीवान की तरफ जाती है। दक्षिता की आंखें सिकुड़ जाती है, क्योंकि उन्हीं के बगल में प्रिंस की उम्र हैंडसम साल लड़का खड़ा था, जो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर किसी को ढूंढ रहा था। वो नजरें चुराकर दक्षिता को देख रहा था।
दक्षिता उसे देखते ही पहचान गई कि यह कीर्ति का भाई अक्षत है। अक्षत ने देखा कि दक्षिता उसकी तरफ ही देख रही है। वह पहले एक नज़र अपनी मॉम डैड को देखता है, फिर दक्षिता की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल देता है। दक्षिता ने उसे देखकर अपनी नज़रें फेर ली। इधर अक्षत अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जिसे उसने 2 सालों से नहीं देखा। वही कीर्ति दक्षिता के साथ ही अंदर आई थी। जब उसे करण दिख गया, वो करण से बात करने चली गई। करण भी अपनी फैमिली की तरफ से आज इस पार्टी में आया था। करण उनके साथ न आकर अपने ऑफिस जाकर यहाँ आया था। कीर्ति करण की तबीयत पूछने उसके पास चली गई थी। जब दक्षिता और कीर्ति ने पार्टी हॉल में एंट्री किया, तब नीलिमा दीवान अपने बेटे अक्षत दीवान को कुछ समझा रही थी। वह समझने का झूठा नाटक करके अपनी मॉम की बेफालतू की बातें सुन रहा था। पुष्कर, नीलिमा और अक्षत ने कीर्ति को नहीं देखा, तभी अक्षत की नज़र कीर्ति पर गई। उसकी आंखें नम हो गई। आज अपनी 2 सालों बाद अपनी बहन को देखा था। उसे पता था उसकी बहन हमेशा उसकी पढ़ाई और करियर से रिलेटेड परेशान रहती है। उससे देखने के लिए उसके स्कूल भी आती थी, अब कॉलेज भी आती है, लेकिन उसे मिले बिना वहाँ से चली जाती है। ये बात अक्षत को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह जानता था ये सब उसकी मॉम डैड की वजह से है। कामना बड़े एटीट्यूड में चलकर स्टेज पर जाती है। सबको संबोधित करते हुए बोली, आज इस पार्टी को रखने के सबसे बड़े 2 कारण हैं। मेहरा फैमिली की दोनों बेटियों की सगाई, कोमोलिका और मिस दक्षिता मेहरा की। पूरे पार्टी हॉल में सन्नाटा पसर गया। दक्षिता और उसकी फैमिली फ्रेंड्स हैरानी से कामना को देख रहे थे। कामना ऐसे कर रही थी जैसे उसने दक्षिता के लिए यह फैसला लेकर पता नहीं कौन सा महान काम किया है। वह मेहरा फैमिली में मेहमान बनकर जबरदस्ती नहीं घुसी, बल्कि कि मेहरा फैमिली उनके प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसाए हो। कल दक्षिता अपने आधे दुश्मनों का सर्वनाश कर देगी। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH 112 गुंडे से एंगेजमेंट और मेंशन में पार्टी का माहौल जोरों शोरों पर था। तभी कामना एटीट्यूड में माइक लेकर स्टेज पर आती है। सबके सामने बड़ी ही खुशी से अनाउंस करती है, पार्टी में सेलिब्रेशन की वजह बताती है। आज मेहरा फैमिली की 2 बेटियों की एंगेजमेंट है। फिर हंसते हुए बोली, आप लोग अब यही सोच रहे हैं ना कि मैंने 2 बेटियों का नाम क्यों लिया, कीर्ति का क्यों नहीं लिया। आप लोग शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमारी कीर्ति की एंगेजमेंट उसके 18th बर्थडे पर ही हो गई थी। ये सुनते ही सबको याद आ जाता है, 3 साल पहले दीवान फैमिली की बेटी की एंगेजमेंट हो गई थी, वो भी इंडिया की टॉप बिजनेसमैन में से गिनी जाने वाली खन्ना फैमिली के बड़े बेटे मिस्टर ऋतुराज के साथ कीर्ति की एंगेजमेंट हो गई है। पार्टी हॉल में मौजूद मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कसकर अपनी मुठ्ठियां बांध ली। उसके बड़े बड़े नाखून उसकी हथेलियों में डूब गए थे, जिस वजह से उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी गुस्से भरी नजरें कीर्ति पर टिकी हुई थी। मैं अपने तीनों होने वाले मेहरा फैमिली के दामाद को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। दक्षिता सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कामना को देख रही थी। कीर्ति के होने वाले हस्बैंड ऋतुराज जी को स्टेज पर आने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। फिर कामना मुस्कुराते हुए करण की तरफ देखते हुए बोले, दूसरा मैं करण प्रताप सिंह को स्टेज पर आने की रिक्वेस्ट करती हूँ। करण हैरानी से कामना को देख रहा था। करण की मॉम मिसेज सिंह करण की बगल में आई, उसे स्टेज पर जाने का इशारा कर रही थी। अपनी मॉम से बोला, मॉम ये क्या है, आपने मेरी सगाई किससे फिक्स की है। ये सुनते ही मिसेज सिंह प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, अभी तुम्हें सरप्राइज मिलेगा, तुम चलो स्टेज पर जाओ। ये सुनकर करण अपनी मॉम को हैरानी से देख रहा था। तभी मिसेज बोली, तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी स्टेज पर पहुंचा। ये सुनकर करण चाहते हुए भी भारी कदमों से स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी कामना मीठी आवाज में बोली, मैं तीसरे होने वाले दामाद रोनित मल्होत्रा को भी स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। वो घमंड भरी मुस्कान के साथ स्टेज पर आया। रोनित को देखकर सब लोग हैरान थे। 2 दामाद इतनी फेमस फैमिली से हैं, ये तीसरा कौन है, ये सवाल सबके दिमाग में चल रहा था। अगर किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, वो सिर्फ दक्षिता थी। बाकी सब हैरानी भरे बहुत से स्टेज पर मौजूद थी। तीनों लड़कों को देख रहे थे। ऋतुराज 5.8 इंच हाइट, काले बाल, काली आंखें जिसमें गंदगी भरी हुई थी, हैंडसम गोरा चेहरा, लाल हो छोटी आंखें, ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। बस उसकी आंखें उसके चार्म को कम कर रही थी, जिनमें गंदगी भरी थी। वही करण तो दोनों से बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। रोनित भूरी आंखें, हल्का गहरा सांवला रंग, लंबे बालों की गंदी पोनीटेल, बड़ी मेसी बियर्ड, उसके हल्के के पीले दांत है। उसकी आंखें लाल थी, या तो रात भर सोया नहीं होगा, फिर नशा करता होगा। उन्होंने 5 फुट 8 इंच का लड़का था, वह इस वक्त एक ब्राउन कलर की जैसिंग बिजनेस सूट में था। वो उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। जहां ऋतुराज अपनी गंदी नजरों से कीर्ति को घूर रहा था, वही रोनित घमंड भरी मुस्कान से चारों और जितनी भी लड़कियां था कि उन्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। तभी उसकी नज़र दक्षिता पर गई तो उसे देखकर अजीब तरह कैसे मुस्कुराने लगा। रोनित की अजीब मुस्कुराहट में ऐसा कुछ था जिसे सिर्फ दक्षिता ही समझ सकती थी। दक्षिता ने भी उसे एक स्माइल दी जिसे रोहित भी समझ गया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जिससे वो सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता। कामना अपनी पूरी नौटंकी कर रही थी।
इधर प्रिंस खाने में बिजी था, उसे तो ये भी नहीं पता था ये पार्टी किसकी है और क्यों रखी गई है। उसे यहाँ तक अपनी एंजल का नाम भी नहीं पता था। उसने तो हमेशा उसे एंजल ही बुलाया था या फिर कुछ लोगों के मुंह से दक्षु सुना था, इसी वजह से उसे नहीं पता था कि उसकी एंजल की एंगेजमेंट हो रही है। अचानक ही प्रिंस खाना खाते हुए अपनी नजरें घुमा रहा था। इतने में उसके पास रखा जूस का गिलास उसके कपड़ों पर गिर जाता है। प्रिंस हड़बड़ाहट में जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर बाकी सब खाने में बिजी थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रिंस अपने कपड़ों को गंदा देखकर परेशान हो गया था। उसे अच्छी तरह पता था उसकी एंजल को गंदी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर एंजल ने उसकी गंदे कपड़े देख लिए तो उन्हें उसे अपने करीब नहीं आने देंगे और प्रिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इधर कोमोलिका की नज़र बराबर प्रिंस पर बनी हुई। उसने अपने मन में सोचा, मम्मा अभी नौटंकी करते हुए थोड़ा टाइम लगाएगी, तब तक मैं अपने खिलौने के साथ थोड़ा खेल कर आती हूँ। वैसे मम्मा माइक में मेरा नाम लेगी, मैं जल्दी ही वहां पर पहुंच जाऊंगी। अभी तो बीच और घमंडी दक्षिता के साथ मम्मा का कुछ पंगा हो सकता है। ये सोचकर कोमोलिका जल्द ही प्रिंस के पीछे गई। प्रिंस वॉशरूम में अपने कपड़े साफ कर रहा था। वो सीट पर झुका हुआ था। अचानक ऐसा फील हुआ जैसे कुछ उससे चिपक गया है। प्रिंस ने जल्दी पीछे मौजूद इंसान को धक्का दिया, फिर हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके नीचे गिरे इंसान को देखने लगा। वही कोमोलिका को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसे इस तरह अचानक धक्का दे देगा और वह नीचे बाथरूम के फर्श पर पड़े पानी पर गिर गई। उसकी पूरी ड्रेस गीली हो गई। दरअसल वॉशरूम में नल टूटा हुआ था, पूरे वॉशरूम में पानी ही पानी फैला हुआ था। प्रिंस ने वॉशरूम में आते ही देख लिया था। प्रिंस ने नहीं सोचा वह तो यहाँ पर अपने कपड़े साफ करने आया है। जैसे ही कोमोलिका का एहसास अपनी पीठ ऊपर पाया, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने क्विक रिएक्शन अपनाते हुए कोमोलिका को धक्का दे दिया। कोमोलिका जानलेवा नज़र से प्रिंस को देख रही थी। प्रिंस ने कोमोलिका की नज़रों में अपने लिए गुस्सा महसूस कर वहां से भाग गया। कोमोलिका भी खड़ी होकर प्रिंस के पीछे भागी, लेकिन प्रिंस गलती से दूसरे साइड चला गया। पार्टी हॉल में कीर्ति शांति से खड़ी जमीन को घूर रही थी, जैसे उसे यहाँ हो रही बातों से कोई मतलब ही ना हो। कामना अजीब सी हंसी के साथ प्यार से बोली, कीर्ति बेटा स्टेज पर आओ और दोबारा रिंग सेरेमनी की फॉर्मेलिटी करो। ये सुनकर कीर्ति चुपचाप स्टेज पर ऋतुराज के पास खड़ी हो गई। वह ऋतुराज कीर्ति को ही देख रहा था, फिर धीरे से कीर्ति की तरफ झुककर बोला, तुम 3 सालों में यहाँ से भागकर फॉरेन चली गई और फिर पता नहीं कहाँ रह रही थी। मुझसे बच गई, अब कहाँ जाओगी? तुम्हें हो ना तो मेरा ही है, चाहे आज हो कल। तुम्हारी 3 साल की गलती की सजा तुम्हें ऐसी दूंगा कि तुम 10 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगी। ये सुनकर कीर्ति को अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। वही भावेश जो कुछ दूर टेबल पर बैठा ये सब कुछ देख और सुन रहा था। भले ही प्रिंस इस बारे में कुछ नहीं जानता समझता हूँ, लेकिन भावी अच्छी तरह सब कुछ समझ चुका था। उसे अब एहसास हुआ कि वह कीर्ति और दक्षिता को गलत समझ रहा था। यहाँ तो वह खुद ही अपनों के धोखे का शिकार है। ये सब सोचकर भावेश को कीर्ति और दक्षिता पर गुस्सा आता, क्यों इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी इनाम के अपनों को दुनिया से अलविदा क्यों नहीं कर देते। रीति रिवाज को देखकर तो भावेश का मन कर रहा था वही जान से मार दे। वो अपनी मूर्तियां बांधकर ऋतुराज को घूर रहा था। भावेश को कीर्ति लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी कामना दक्षिता की तरफ देखकर बोली, दक्षु तुम भी स्टेज पर आ जाओ, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। दक्षिता बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप सबसे 2 मीटर की दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वहीं दक्षिता को कामना एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि तुम्हारा होने वाला मंगेतर रोनित अग्निहोत्री है और तुम तीनों की शादी साथ में ही होगी। तब दक्षिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे वह अपने पास बैठाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी माँ की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता है। अब मिसेज सिंह को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गलत होने वाला है। उन्होंने अपने बेटे के जीवन में खुशियाँ लाने की जगह लगता है उससे भी ज्यादा दर्द भर दिया है। दक्षिता ने अपनी गार्ड्स को इशारा किया तो क्वीन चेयर जाकर स्टेज पर रख दी। फिर दक्षिता कामना को माइक देने का इशारा किया। कामना ने मीडिया को दिखाने के लिए प्यार से मुस्कुराते हुए माइक दे देती है। दक्षिता माइक अपने होठों के पास लगाकर बड़ी मीठी आवाज में बोली, मासी और आप सब लोगों को मेरी एंगेजमेंट पहले मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर मैं आप लोगों को अपनी एंगेजमेंट के बारे में सब कुछ बताऊंगी। यह सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। फिर से तने सबको एक नज़र देखते हुए अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर दक्षिता के पास आया। उसे बॉस को पकड़ा दिया। फिर दक्षिता सब लोगों की तरफ से देखकर अपनी नज़रें कामना के ऊपर कराते हुए बोली, मैं आपको खुशखबरी देना चाहती थी कि मैंने मेहरा फैमिली की 15% से हासिल कर ली है। आप मेरे कुल मिलाकर 45% हो गए हैं। कामना ने अपनी नज़रें सारे शेयर होल्डर पर घूम आए तो उसे एहसास हुआ इनमें से किसी के भी शेयर तक सीता ने नहीं खरीदे तो उसके पास 15% शेयर कहाँ से आए। कामना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यहाँ पर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। फिर कामना ने कांपती आवाज में पूछा, ये शेयर तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सुनकर दक्षिता माइक में ही बोली, आपकी जो महान बेटी उसी ने अपने नशे के चक्कर में आपके सारे शेयर गिरवी रख दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कोमोलिका, नहीं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखी, तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनकर दक्षिता हंसते हुए बोली, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं ये भी जानती हूँ
आप जिससे मेरी एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, यह उन्हें आदमी उसी में से एक है जिस कोमोलिका नशा लेती और बेचती है। ये सुनते ही रोनित अपनी आंखों में हैरानी के साथ दक्षिता को देखता है। सब लोगों को एहसास हुआ रोनित कुछ गुंडों की तरह दिख रहा है। तभी कोई बोला, ये तो रोनी गैंगस्टर है। ये सुन सब लोग डर से को देखने लगे, लेकिन रोनित की हालत देखकर सब लोग समझ गए थे कि रोनित सच में किसी मकसद से यहाँ आया है। फिर दक्षिता ने सबको नज़र घुमाकर देखते हुए 40% शेयर होल्डर के शेयर अलावा मिसेस साक्षी शर्मा और विजय शर्मा के पास 15% शेयर और है। बाकी 45% शेयर होल्डर्स के पास है। दक्षिता अपनी मां साक्षी और विजय शर्मा की तरफ देखकर बोली, अगर आप लोगों को अपने शेयर बेचने हैं तो मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको मुंह बोली कीमत देने को तैयार हूं। जब मिस्टर विजय और साक्षी दीवान ने कुछ नहीं कहा तो दक्षिता ने फिर से सब लोगों के सामने देखते हुए बोली, बहुत हुआ, आप लोगों का ओल्ड मेहरा मेंशन में रहने का कोई हक नहीं है। आपको ओल्ड मेहरा मेंशन को छोड़कर अपने दम पर इतने सालों तक काम आए हैं, उसे घर लेकर अलग से रहे। कल से मेरे दादा दादी के अलावा मुझे कोई भी ओल्ड मेहरा मेंशन में दिखा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। फिर रोनित और कामना की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस गुंडे से शादी इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं करूंगी, कुंवारी रह जाऊंगी। और आप होती कौन है मेरे जीवन का फैसला लेने वाली? यहाँ तक कि मेरी माँ भी मेरे जीवन का ऐसा फैसला नहीं ले सकते। जो भी एंगेजमेंट करवानी हो या शादी करवानी हो अपनी बेटी कोमोलिका की करो। दक्षिता ने कामना को ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही कामना स्टेज पर गिर गई। वह आंसू भरी आंखों से दक्षिता को देखने लगी। वही बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी एक दूसरे को देखकर कामना को देखकर अजीब बातें बनाने लगे। दक्षिता किस तरह कामना, कोमोलिका और अपनी माँ और सौतेली डैड को घर से निकलती है। नीलिमा और पुष्कर अब किस तरह ओल्ड मेहरा मेंशन में रहने के लिए चाल चलेगी, जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। जब 113 बर्बादी की शुरुआत ओल्ड मेहरा मेंशन के पार्टी हॉल में दक्षिता एटीट्यूड में खड़ी कामना को गुस्से से कर रही थी, जो स्टेज पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। यहाँ पर दक्षिता ऐसी लग रही थी जैसे वो कामना को बुली कर रही हो। कामना बेचारी दक्षिता के आगे कुछ कर नहीं पा रही हो। वहाँ पर हॉल में मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दक्षिता ने कामना के 8% से अपने नाम पर कर लिए थे। दरअसल ओल्ड मैन मिस्टर मेहरा ने साक्षी दीवान के नाम पर 40% पर किए थे, जिनमें से साक्षी दीवान ने अविनाश मेहरा की डेथ के बाद ही 5% सर पुष्कर के नाम कर दिए और 5% कामना के नाम पर कर दिए। जब उसकी शादी विजय शर्मा से हुई, उसने 10% विजय शर्मा के नाम कर दिए। अब साक्षी के पास 20% थे और बाकी 20% इन तीनों के पास। जब कोमोलिका का जन्म हुआ तब कामना कोमोलिका के भविष्य को बोलकर साक्षी दीवान से 2% से कोमोलिका के नाम पर करवाने, वही नीलिमा ने भी अक्षत के नाम पर 3% से ले लिए थे, जिस वजह से अब वो कामना के पास 7% और पुष्कर के पास 8% शेयर थे। वही विजय शर्मा के पास 10% और साक्षी के पास 15% पर बैठे थे। सगाई के बाद कामना और नीलम ने प्लान किया था वह 5-5% शेयर साक्षी से और छीन लेंगे। दक्षिता का ये रूप देखकर पुष्कर का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो नीलिमा राहत की सांस ले रहे थे कि उसने 8% को किसी को नहीं बेचा, वरना आज वो भी सब कुछ अपने हाथ से गवा बैठती। नीलिमा सोचा 8% की वजह से मेहरा प्रॉपर्टी का हिस्सा रह जाएगी, इनसे होने वाले इनकम से मेंशन से बाहर निकाल देंगी तो अपने लिए एक अच्छा सा घर और अच्छे से सारा गुजारा कर सकती है। इन सब के लिए ही तो सोचकर नीलिमा ने साक्षी दीवान से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। नीलिमा अभी राहत की सांस ले ही रही थी, फिर से बोली, मेरे पास 10% शेयर और दादा दादी के पास 10% शेयर है। दादू ने मिस्टर साक्षी दीवान को प्रेसिडेंट बनाए रखने के लिए अपने और दादी के मिलाकर 30% के नाम कर दिए। पापा ने भी प्यार में मिस साक्षी दीवान के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में उन्हें 10% गिफ्ट कर दिए थे। उन्होंने किसी महान इंसान की तरह इनमें दान कर दिए। मिसेज साक्षी शर्मा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज भी महान है, आप अपने रिश्तेदारों को शेयर बांट सकती हैं, तो क्या आप अपनी बेटी के नाम पर अपने 15% शेयर मुझे ट्रांसफर सकती है क्या? ये सुनते ही साक्षी की आंखें नम हो गई। उसकी इकलौती बेटी उसे किस तरह बात कर रही थी, वही उसकी फैमिली की इंसल्ट कर रही थी। साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दक्षिता को थप्पड़ लगाकर बोलना चाहती थी, वो सब उसके अपने हैं, इस तरह उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती है। वो उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, भले ही कामना ने अच्छा फियांसे ढूंढने में गलती की है। अगर उसे इस लड़के से शादी नहीं करनी, वो मना कर सकती है, लेकिन इस तरह उन्हें मेंशन से बाहर निकालने और पार्टी में सबके सामने बेइज्जत करने से क्या होगा। लेकिन साक्षी जानती थी अगर उसने अभी तक दक्षिता से कुछ भी कहा, शायद उसका रिश्ता इतना बिगड़ जाए कि दक्षिता कभी उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखे। वो अपने रिश्तेदारों से प्यार करती थी, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उनके लिए अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दे। विजय शर्मा की आंखों में आज पहली बार अजीब सा डर, नफरत, गुस्सा और लालच के साथ बहुत सारे भाव दिख रहे थे। वह फिर भी शांति से एक कोने में खड़ा था। उसके हाथ कांपन रहे थे, जैसे वो अपने हाथों से कुछ करना चाहता है, लेकिन उसने अपने हाथों को रोक रखा है। फिर दक्षिता जोर से हंसते हुए बोली, मिसेज शर्मा, मैं गलत थी,
आपको सिर्फ अपने रिश्तेदारों से प्यार है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अगर दादू दादी ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी होती तो शायद मैं और दादू दादी सड़कों पर भीख मांग रहे होते। आप अपने रिश्तेदारों में सब कुछ दान करके कर महान बन चुकी होती। यह सुनकर ही साक्षी गुस्से से दक्षिता को देखती है। वो अपने अंदर का गुस्सा शांत कर साक्षी प्यारी सी आवाज में बोली, दक्षु और तुम्हें शेयर चाहिए तो ले लो, आप बड़ों को ऐसी बात नहीं करती। लेकिन दक्षिता साक्षी से मुंह फेर लिया। अर्जुन को इशारा किया तो खेल ट्रांसफर के पेपर साक्षी के सामने पहुंच गया। दक्षिता को अपनी मां के साथ यह सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी जल्दी ही उसकी मां अपने सारे शेयर दोबारा अपने भाई बहन में बांट देगी। इस बार क्या पता ये लोग उसकी शेयर का क्या इस्तेमाल करें, इसीलिए उसे जल्द से जल्द वह सारे शेयर अपने कब्जे में करने थे। साक्षी दीवान ने अर्जुन के हाथ से शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स लेकर साइन कर दिया। साक्षी के मन में हमेशा से ही प्रॉपर्टी में कोई लालच नहीं था। वो विजय शर्मा के कहने पर ओल्ड मेहरा मेंशन में रुकी थी ताकि वह ओल्ड मिस्टर एंड मिसेज मेहरा का ख्याल रख सके। अविनाश दुनिया में नहीं था, उसने उसकी फैमिली का ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन साक्षी नहीं चाहती थी कि सबको यही लगे कि वो प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ रह रही है। विजय ने समझाया कि वह अपने फर्ज से नहीं भाग सकती। साक्षी जब सारे शेयर वापस ओल्ड मैन को देना चाहती थी, तभी उसे विजय शर्मा ने कुछ दिन सोचने का कहा। इसी बीच साक्षी दीवान को पता चला कि उसकी बहन की एक नाजायज बेटी है, जिसके पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये सुनकर साक्षी बुरी तरह टूट गई थी। उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर उसे ओल्ड मेहरा मेंशन में कुछ दिन रहने के लिए ले आई थी, ताकि वो अपनी बहन और उसकी बेटी का ख्याल रख सके। इसी दौरान नीलिमा भी प्रेग्नेंट थी। पुष्कर नीलिमा का ख्याल नहीं रखता था। जब से कीर्ति का जन्म हुआ था तब से पुष्कर नीलिमा से नफरत करने लगा। पुष्कर को बेटा चाहिए था। अपने हस्बैंड की नफरत वजह नीलिमा भी कीर्ति से नफरत करने लगी। नीलिमा ने साक्षी को अपना ख्याल रखने का कहा, लेकिन साक्षी वहां जाकर नीलिमा का ख्याल नहीं रख सकती थी। उसे भी कुछ दिनों के लिए ओल्ड मेहरा मेंशन में बुला लिया। फिर कुछ महीनों बाद अक्षर का जन्म हुआ तो पुष्कर बहुत ही खुश था और वह भी ओल्ड मेहरा मेंशन आ गया। बच्चे और मां की तबीयत खराब होने की वजह से साक्षी ने उन्हें ओल्ड मेहरा मेंशन में ही रुकने को कहा। जब अक्षत का जन्म हुआ तब जाकर पति पत्नी के बीच का रिश्ता की पहले जैसा हो गया, लेकिन दोनों कीर्ति से नफरत करते थे, जैसे कीर्ति उनकी बेटी ना हो पर जबरदस्ती उनकी बेटी बनाई गई हो। फिर वो सब धीरे धीरे ओल्ड मेंशन पर अपना हक जमाते रहे। वह किसी न किसी बात हमेशा साक्षी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे। एक दिन साक्षी ने अपने कुछ शेयर उन तीनों के नाम कर दिए, जिनमें से 5% शेयर उनके बच्चों के लिए थे तो 5% शेयर उन दोनों भाई बहन के लिए थे। साक्षी ने सोचा सब लोग एक फैमिली ही रहने वाले हैं तो शेयर किसके पास भी रहे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेहरा प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। दक्षिता शायद ही इस प्रॉपर्टी को आकर संभाले, अगर भविष्य में दक्षु मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को संभालती भी है। दक्षु के छोटे भाई बहन उसका साथ देंगे, इसीलिए कुछ शेष उन्हें देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट तो दक्षिता ही बनने वाली है और अपने शहर का हिस्सा बढ़ाने के लिए ये लोग भी शायद मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में मेहनत करके पैसे कमाने की सोचें। ये सब सोचकर साक्षी ने मुझसे उनके नाम कर दिए थे। आज साक्षी से उसके 15% से उसकी बेटी ने ले लिए थे और साक्षी के पास कुछ नहीं बचा था। बस विजय शर्मा एक कोने में शांति से खड़ा था। उसे लग रहा था कहीं दक्षिता उसके शेयर लेने के लिए न बोल दे। वह इतनी बड़ी पार्टी में मुंह पर मना भी नहीं कर सकता। दक्षिता ने विजय शर्मा को ऐसे इग्नोर किया जैसे वहां पर हो ही नहीं। वो रोनित की तरफ मुड़कर बोली, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारी औकात है क्या मुझसे शादी कर सकूं? ये सुनकर गुस्से से रॉकी दक्षिता को घूरता है, फिर कामना को तीखी नज़र से देखते हुए पार्टी हॉल से निकल जाता है। फिर करण सिंह जी बिना कुछ बोले स्टेज से नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब साफ था वह भी यह सगाई नहीं करना चाहता। जैसे अपनी मां के पास पहुंचा कि मॉम गुस्से से लाल हुई बैठी थी, इसके साथ ही वह स्टेज पर घुटनों के बल बैठ की कामना को घूर रही थी। इधर दादू दादी इतनी देर से शांत बैठे थे, वो अचानक बोले, गुड़िया बहुत हुआ तमाशा, अब बंद करो और इन लोगों से हम पार्टी खत्म होने के बाद बात करेंगे, अभी सबको पार्टी एंजॉय करने दो। ये सुनते ही दक्षिता बच्चों की तरह सिर झुकाकर स्टेज के नीचे आने है। चारों तरफ पार्टी का माहौल बन रहा था। जैसे दक्षिता स्टेज के किनारे पर होती है, तभी एक काली परछाई फुल स्पीड से दौड़ते हुए दक्षिता से लिपट जाती है। जैसे ही उस परछाई के को महसूस करती है, वो उसे पहचान जाती है। प्रिंस डर के मारे काटत हुए बंदर के बच्चे की तरह अपनी एंजल से लिपटा हुआ था। पूरा चेहरा दक्षिता के बालों और गर्दन में छुपा हुआ था, जिस वजह से कोई भी प्रिंस का चेहरा नहीं देख पा रहा था। बैंड के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। प्रिंस की कांपती हुई बॉडी को महसूस कर पार्टी में कहीं लेकर भी नहीं जा सकती थी। उसने अर्जुन को इशारा किया और स्टेज पर एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। दक्षिता ने बाकी सबको भी इशारा कर दिया तो अर्जुन, ईशा, नील, निशा, निश्चित, जानवी के साथ दक्षिता और प्रिंस को कवर करके डांस करने लगे।
वही करण सिंह प्रताप की नज़र जब अपने साइड में खड़ी मीरा पर पड़ती है। ये सब दक्षिता ने प्रिंस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं कि स्टेज पर लाइट चलने लगती है और गुड डिस्को लाइट की तरह अलग अलग दिशा में जा रही थी, जिस वजह से किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। भावेश भी गुस्से से स्टेज पर आ जाता है, कीर्ति को खींचकर अपने साथ डांस कराने लगता है। वही ऋतुराज कोने में खड़ा सबको देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, कीर्ति मैं अपनी इस बेटी का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, और लगता है साली साहिबा बहुत बड़ी तीखी मिर्ची है, इनके साथ भी खेलकर बड़ा मजा आएगा। वैसे साली आधी घरवाली होती है। ऋतुराज की मॉम ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। ऋतुराज भी अपनी मॉम की बात मान के नीचे आ गया। वही सारे कपल दक्षिणा और प्रिंस को घेर कर खड़े हो गए, जिस वजह से प्रिंस का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। दक्षिण ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए ब्लैक मार्क्स मांगा, लेकिन प्रिंस किसी छोटे बच्चे की तरह होते हुए उसे लिपटा हुआ था, उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दक्षिता ने उस रोमांटिक म्यूजिक की बीट पर थिरकना शुरू कर दिया। प्रिंस के मूड को ठीक करने की कोशिश करने लगी। दक्षिता धीरे धीरे प्रिंस के सर और पीठ को सहला रही थी, जिस वजह से प्रिंस के अंदर जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। प्रिंस सिसकियां ले रहा था, तब दक्षिता ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। मुझे अपनी फ्रेंड के पास आए। अभी अभी कोमोलिका ने जब ये देखा कि उसकी आंखें गुस्से के मारे फड़फड़ाने लगी। कोमोलिका को यह नहीं पता था कि उसके पीछे से उसके काले कारनामे दक्षिता के सामने आ गए हैं और उसकी मॉम को उसने सबके सामने बेइज्जत किया है। वरना कोमोलिका ओल्ड मैन मिस्टर मेहरा और मिसेज मेहरा के सामने अपनी नौटंकी करती अपने लिए उनके प्यार का गलत फायदा उठाने की सोच थी। कामना तो सदमे में एक जगह पर मूर्ति बन के खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि अगर उसे उसके प्लान के खराब होने के बारे में पता चल गया होगा, अब उसे जिंदा ही निकल जाएगा। उसके बारे में सोचकर कामना का पूरा बदन कांपने लगा। वही डांस करते हुए दक्षिता प्रिंस की होंठों को किस कर रही थी। दक्षिता सबको मेहरा मेंशन से बाहर निकाल देगी। वही साक्षी विजय शर्मा के साथ खुद ही बाहर चली जाएगी और कल दक्षिता और प्रिंस का रोमांटिक डांस भी देखने को मिलेगा। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी विजेंद्र जी। आपको भी रिबोन ऑफ न्यू आइडेंटिटी स्टोरी के एपिसोड 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, वह भी दिल्ली CH 114। ओ महबूब बाहर आए ओल्ड रामसन पार्टी हॉल में। सब कपल डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कीर्ति एकटक भावेश की आंखों में देख रही थी। आज उसको एक बार फिर भावेश की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। वही भावेश कीर्ति की कमर को पकड़कर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहा था। वही कीर्ति ने भावेश के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख रखे थे। वो गौर से भावेश का चेहरा देख रही थी। वही भावेश अपनी नजरें चुरा रहा था। भावेश समझ गया था इतने दिनों से वह किसी गलतफहमी में बैठा था। अब उसे जल्द से जल्द गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। इसलिए वो शांति से कीर्ति के साथ डांस करते हुए सोच रहा था कि वो कैसे कीर्ति से बात करे और अपने बीच में गलतफहमी को दूर करे। ये सोचकर भावेश कीर्ति से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन फिर अपना बंद कर लेता है। भावेश अपने मन में बोला लगता है, अभी इस तरह बीच में पूछना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कीर्ति यहाँ भड़क गई, यहीं पर मेरी इंसल्ट कर देगी आसपास के लोगों की परवाह न करते हुए। भावेश अपने बचपन से बड़े ख्यालों में खोया हुआ था। वही अभी ऋतुराज कीर्ति और भावेश को एकटक गुस्से से लाल होकर आंखों में जानलेवा चमक के साथ दोनों को देख रहा था। अचानक कीर्ति की नज़र ऋतुराज के गुस्से से और बोनिंग से भरी नज़र से मिली तो कीर्ति एक डेविल स्माइल के साथ ऋतुराज को देखती है। अचानक भावेश के होठों पर एक बेबी किस कर देती है। ये देखते ही ऋतुराज का चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता है। उसे देखकर लग रहा था वो कभी भी फट पड़ेगा। इधर भावेश बड़ी हिम्मत जुटाकर कीर्ति के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कीर्ति के एक्शन से हैरान परेशान दोनों ही था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। तभी भावेश ने कीर्ति के नज़रों का पीछा किया तो अपने सामने उस इंसान को देखकर चुके कीर्ति के साथ शुरुआत से बदतमीजी कर रहा था, या बोले कीर्ति का फियोंसे होने के बाद भी कीर्ति के साथ प्यार से बात करने की जगह इंसल्ट कर रहा था। कीर्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भावेश ने देखा ऋतुराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर जल्दी ही शरारती मुस्कान भावेश मुस्कुरा उठता है। भावेश कीर्ति की तरफ देखते हुए उसके गालों पर बेबी किस देता है, जिसे किसी की मुस्कान जम जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर ऋतुराज को देखने लगती है। वही ऋतुराज खड़ा होकर कीर्ति के पास जाने ही वाला था कि ऋतुराज के पास ही बैठी उसकी मॉम उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, ऋतुराज तुम भूलो मत कि तुम कौन हो और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन तुम्हें यह भी याद होगा तुम कितने लड़कियों के साथ अभी तक सो चुके हो। तुम्हारी एंगेजमेंट होने के बाद तुम कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब तुम्हारी वाइफ किसी लड़के के साथ डांस कर किस कर रही है तो तुम्हें जलन हो रही है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने आई थी। कामना की जाल में फंस गई। मैंने सोचा शायद कि कीर्ति शादी होने के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम देख सकते हो कामना की क्या हालत हुई है। ऋषु तुम इतना ज्यादा सहन नहीं पाओगे। अगर उसने के लिए तुम्हें बर्बाद करना चाहा कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैंने तो ये भी सुना है दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमन DM दक्षिता के बहुत ही करीबी है।
वो डीएम सोसाइटी में रहती है और तुम तो जानते हो डीएम की और अंडरवर्ल्ड डेथ गॉडेस की कितनी अच्छी दोस्ती है। ये सुनते ही ऋतुराज सब कुछ समझ गया। अब किसी भी हाल में उसकी और कीर्ति की शादी नहीं होने वाली। कीर्ति तो वैसे भी अपने डांस पार्टनर से प्यार करती है। मया सुनते ही ऋतुराज अपनी मॉम की बातें ध्यान से सुनने लगता है। उसकी मौत सच ही तो कह रही थी। वो अट्रैक्शन वाले प्यार में ऋतुराज भी जानता है। दक्षिता कीर्ति से कितना प्यार करती है तो आज बचपन से ही दर्शिता और कीर्ति का प्यार देखकर आ रहा था। वो जानता था अगर उसने कीर्ति की दक्षिता और मेहरा फैमिली का फायदा उठाने की कोशिश की तो फायदा नहीं उठा सकता है, लेकिन उसने दक्षिता से शादी करने के बाद फायदा उठाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं होगा, खुद को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन कीर्ति को कभी खरोच भी नहीं आने देगी। यह समझकर ऋतुराज अपने सारा गुस्सा बुलाकर शांत हो जाता है। फिर ऋतुराज डिसाइड करता है अगर कीर्ति उससे एंगेजमेंट छोड़ना चाहेगी तो वह खुशी खुशी कीर्ति के फैसले को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो अभी उसके साथ शादी करना चाहेगी तो प्यार से कीर्ति के साथ रहेगा। ऋतुराज ने देखा कीर्ति अभी भी डेविल स्माइल के साथ देख रही है। ऋतुराज जल्दी से खुद को शांत करके अपना सिर झुका लेता है। उसका रिएक्शन देखकर कीर्ति भी हैरान हो गई। ऋतुराज के मुंह ने उसे ऐसा क्या कहा कि शरीफ कैसा बन गया। कीर्ति बहुत ज्यादा हैरान परेशान थी। इधर कपल के ग्रुप में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे हैं। निश्चय अपनी चारों तरफ देखा, फिर पहले कीर्ति और भावेश को कुछ देर देखने के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर निश्चय बोला, जानू हमारी किट्टू के लिए भाभी बहुत अच्छा है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमें कीर्ति और दक्षिता से बात करनी होगी जिससे वही भावेश को अच्छी तरह जानते हैं। वैसे मुझे पता है प्रिंस यहाँ रहेगा, वही भाभी कहीं नहीं जाएगा। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे भावेश प्रिंस की परछाई हो। जानू इतने दिनों में तुमने नोटिस किया है प्रिंस और दक्षु एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, तो इसका मतलब अब दोनों एक साथ ही यही रहने वाले हैं और भावेश को अपने रिश्ते को एक नाम दे देना चाहिए। जानवी में मुस्कुराकर बोली, मैंने तो सोचा था मेरा हस्बैंड बुद्धू है, तुम तो सबसे इंटेलिजेंट निकले। फिर उनकी नज़र मिल गई तो दोनों को एक साथ देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। इसका मतलब दोनों जोड़ियां तो पक्की ही है। आशीष और प्रीति भी एक दूसरे के साथ प्यार भरा डांस कर रहे थे। दोनों ने अब तक शादी ही कर ली थी। फिर निश्चय और जानवी की नज़र कबीर पर गई। कबीर म्यूजिक ग्रुप के बैंड की मेंबर अनाया के साथ कंफर्टेबल लग रहा था। उनके बीच के रिश्ते की केमिस्ट्री अभी तक नजर नहीं आई थी। दोनों की दोस्ती के लिए कुछ हो सकते थे। दोनों को टाइम देने का सोचा। दोनों कबीर के पास्ट के बारे में जानते थे। निश्चय और जानवी की नज़र अपने पास डांस करते करण सिंह और मीरा पर गई तो दोनों को देखकर निश्चय और जानवी दोनों को पहचान गए थे। ऐसा नहीं था, दोनों को पता नहीं था ऋतुराज की वजह से मीरा कीर्ति से नफरत करती है, वही करण प्रताप सिंह दक्षिता से प्यार करता है। इस तरह एक दूसरे के साथ साथ डांस करते देख जानवी और निश्चय को एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। वैसे आज मेहरा की गलतफहमी लगभग दूर हो ही गई। जानवी नीचे की तरफ देखकर शायराना अंदाज में बोली, ओ महबूब आज बाहर में आए हैं, मोहब्बत की सौगात नहीं है, दिल जलों को मिलाने का वक्त लाई है, आज मोहब्बत की रात आई है। ये सुनते ही निश्चय भी मुस्कुराकर जानवी को देखा। फिर दोनों सबसे लास्ट और परफेक्ट बेस्ट कपल की तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं। प्रिंस और दक्षु एक दूसरे को हल्का गले से लगाकर किस कर रहे थे। प्रिंस दक्षिता के बहुत ज्यादा करीब था। वह दोनों डांस के साथ किस कर रहे थे जिसे कोई भी मेहमान नहीं देख पा रहा था। सबको ये लग रहा था वो ग्रुप वहां पर डांस कर रहा है, लेकिन दक्षिता और प्रिंस के आसपास डांस कर रहे लोगों को साफ पता चल रहा था प्रिंस और दक्षिता पिछले 10 मिनट से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। पहला सॉन्ग खत्म होकर दूसरा सॉन्ग चालू हो गया है। सब एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस कर रहे थे। वही अक्षत रोमांटिक गानों पर रोमांटिक गाने चलवा रहा था। जब अर्जुन रोमांटिक गाने लगवाने के लिए डीजे वाले को इशारा किया था, अक्षित ने वो सब देख लिया था। वह डीजे वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और वह अपनी आंखों को गहरा करके स्टेज पर चल रहे रोमांटिक डांस को देख रहा था। उसकी दोनों बहनें अपने प्यार के साथ कितनी खुशी से डांस कर रही थी। अक्षित इतने सालों में पहली बार अपने दोनों बहनों के चेहरे पर सच्ची खुशी देखी, खासकर दक्षिता के। उसके डैड के मरने के बाद एक सपने कभी भी दक्षिता को खुश तो देखना दूर की बात है, कभी स्माइल करते हुए भी नहीं देखा था। अक्षित को तो ऐसा लगता था जैसे उसकी दक्षु दीदी ना होकर कोई जिंदा लाश। अक्षित नहीं चाहता था वो सब बीच में ना रुके और उसने खूबसूरत नज़ारे का अंत हो। दादा और दादी मुस्कुराकर अक्षित की तरफ देखते हैं, फिर अपने सामने चल रही खूबसूरत नज़ारे को निहारने लगती हैं। सारे कपल्स अपनी जगह चेंज कर रहे थे, सिर्फ दक्षिता और प्रिंस को छोड़कर जो सभी कपल्स के घेरे में किस और डांस कर रहे थे। प्रिंस दक्षिता के पैरों पर अपने शूज पहने ही खड़ा था। भले ही दक्षिता को कितना ही दर्द क्यों ना हो रहा हो, उसके लिए प्रिंस की करीबी ज्यादा मायने रखती थी, चाहे वह दर्द भरी ही क्यों ना हो। दक्षिता ने तो अपनी ट्रेनिंग और अंडरवर्ल्ड के कई पनिशमेंट से गुजरने पर इससे भी ज्यादा दर्द सहा था। उसके लिए ये दर्द एक मामूली दर्द था, और जब उसके सुकून और जुनून प्रिंस करीबी से इतना सा दर्द सहना पड़ता है तो वो खुशी खुशी सहने के लिए तैयार थी। अब दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे को समझ कर रहे थे। प्रिंस ने दक्षिता की गली में अपनी बाहें डाल रखी थी, वही दक्षिता ने प्रिंस की पीठ पर अपने हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ रखा था।
प्रिंस दक्षिता के पैरों से उतर चुका था। उसका एक पैर दक्षिता के पैरों के बीच, दूसरा पर साइड में था। वो दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर डांस कर रहे थे, साथ ही एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। थोड़ी देर तक यस होने के बाद दक्षिता छुपते छुपाते हो प्रिंस को स्टेज के पीछे से लेकर लिफ्ट में एंटर कर जाती है। लिफ्ट में एंटर होते ही इधर स्टेज पर डांस कर रहे कपल भी एक एक करके उसे उतर जाते हैं। लिफ्ट के दरवाजे बंद होती है। प्रिंस दोबारा से दक्षिता को किस करना शुरू कर देता है। इस बार प्रिंस ने दक्षिता को धक्का देकर लिफ्ट के दरवाजे से सटा दिया। फिर पूरे पैशनेटली दक्षिता की होठों को शक करने लगा। उसके साथ उसके होठों पर हल्के से बाइट कर रहा था। उसके होठों को शक और बाइट करने के बाद प्रिंस दक्षिता के मुंह ने अपनी जी10 टकराने की कोशिश करता है। दक्षिता भी अपना मुंह खोल देती है, फिर प्रिंस के होठों के साथ खेलने लगती है। इधर प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे के साथ खेल रहा था। दोनों ही एक दूसरे को वाइल्ड किस कर रहे थे। इतनी में लिफ्ट का दरवाजा खुला और धड़ाम से दोनों नीचे गिर गए। दक्षिता नीचे की तो प्रिंस उसके ऊपर था, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था। वह वैसे ही एक दूसरे को किस कर रही थे। फिर अचानक दक्षिता की होठों को छोड़कर कुछ लंबी लंबी सांसें लेते हुए दक्षिता की आंखों में देख रहा था। वही दक्षिता का भी हाल ऐसा ही था। अपनी सांसें संभालती थोड़ी देर बाद प्रिंस दक्षिता की गर्दन पर टूट पड़ा। धीरे धीरे दक्षिता की गर्दन को पीछे ले जाकर उनको खोलने की कोशिश की। ताने धीरे से प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। नीचे से खड़ी होकर प्रिंस को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दक्षिता का इस फ्लोर पर एक रूम या पूरा फ्लोर ही दक्षिता का था। यहाँ पर सिर्फ पुरानी के देकर जो सफाई के लिए आती थी, उसके अलावा कोई भी नहीं आता था। अगर किसी को देख लिया गया तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। उसी कैमरे से बचने के लिए ही तो दक्षिता प्रिंस को लेकर अपने रूम में आ गई। जैसे ही रूम का दरवाजा बंद होता है, प्रिंस के झटके में दक्षिता की ड्रेस की जब खोलते हुए जब दक्षिता से लिपट कर उसे किस करने लगता है, वही एक हाथ से दक्षिता वो हल्दी और खूबसूरत व्हाइट ड्रेस नीचे की ओर की शक्ति जा रही थी। प्रिंस को उसकी वजह से रोमांस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इधर नीचे पार्टी हॉल में कोमोलिका कामना ये सब बौखलाए हुए चेहरे के साथ देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने माँ की तरफ पड़ी। दो पत्थर की मूर्ति की तरह पत्थर की हो गई थी। दक्षिता और प्रिंस का डीप रोमांस देखने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH115 रोमांस ओल्ड मेहरा मेंशन के लिविंग रूम में नीलिमा और पुष्कर नकली रोना धोना कर रहे थे। वही कोमोलिका अपनी माँ को डांटते हुए बोल रही थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया मासी? माँ ने तो आपके लिए और मेरे भविष्य को सोचकर आपको अपने 7% शेयर दिए थे। आपको वक्त मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा ये भी नहीं दे सकती। कोमोलिका का कहने का मतलब, मासी माँ प्लीज मेरे भविष्य के लिए हमें दोबारा से उतने शेयर दे दो। कोमोलिका को लगा साक्षी के पास अभी भी 15% शेयर है। कोमोलिका ने सोच लिया था वो साक्षी से शेयर हासिल करने के बाद उन्हें इस तरह इस्तेमाल करेगी या तो दक्षिता भी बर्बाद हो जाएगी। उसने सोच लिया 5% शेयर की शेयर होल्डर होने के कारण पर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में हाई पोजीशन हासिल करके धीरे धीरे मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री को खोखला कर देगी, फिर उसे अपने लिए हासिल कर लेगी। वो किसी खानदानी अमीर फैमिली के लड़के को फंसाकर उससे शादी कर लेगी। उसकी ऐशो आराम की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी सबको पता थोड़ी चला है, मेहरा फैमिली ने उसे भी अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। अगर किसी लड़के को जाल में फंसना है तो सबसे पहले अपने मिस मेहरा होने आइडेंटिटी पर यकीन दिलाएगी। थोड़ी देर पहले सारे मेहमान जा चुके थे, तभी से तमाशा चल रहा था। लिविंग रूम में सोफे पर दादू दादी अक्षत, कीर्ति और भावेश लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठे हुए अपने सामने चल रहे सीन को देख रहे थे। दक्षिता, प्रिंस, कीर्ति और भावेश को छोड़कर बाकी सब व्हाइट मैंशन चले गए थे। भावेश प्रिंस के लिए यहाँ रुका था। साक्षी दुखी मन से अपने सो कॉल्ड रिश्तेदारों के नाटक देख यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी बहन और उसकी बेटी के साथ उसके भाई भाभी भी इतने मतलबी हैं। साक्षी ने आज पहली बार सबका असली चेहरा देखा था। विजय साक्षी को अपनी बाहों में भरे अपनी आंखों में गुस्से की लहर लिए अपने सामने मौजूद बेवकूफ़ लोगों को एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर लड़ते हुए देख रहा था। विजय ने जीवन में इनके बेवकूफ़ लोग कभी नहीं देखे थे, बस उनमें कामना ही ऐसी थी। जो पत्थर की मूर्ति बने खड़ी थी बेचारी अपने शेयर जाने के सदमे से अभी नहीं उभ रही थी। उसने मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दरअसल जब कोमोलिका ने प्रिंस और दक्षिता को एक साथ देखा तो वो अपनी माँ से हेल्प करने के लिए बोल रही थी ताकि वो दक्षिता और प्रिंस को अलग कर सके, लेकिन कामना की हालत देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने पर्सनल मेड राखी से पूछा। उसने पार्टी माहौल में हुआ सब कुछ उसे बता दिया। दरअसल कोमोलिका बाथरूम से पार्टी हॉल की जगह प्रिंस के पीछे चली गई थी। कोमोलिका लिए करण से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंस था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस को बिना अपना बनाए वो मर जाएगी। किसी भी हाल में प्रिंस चाहिए था। प्रिंस को उस दिन देखने के बाद पागल हो गई थी। वो प्रिंस के लिए तो करण को छोड़ने के लिए तैयार थी। जब प्रिंस का पीछा कॉरिडोर में कर रही थी, वो पूरे ओल्ड मैंशन में ढूंढने के बाद भी प्रिंस नहीं मिला। पार्टी हॉल में वापस आई। प्रिंस को दक्षिता की बाहों में दिखकर कोमोलिका को गुस्सा आ गया।
फिर उसे राखी से सब कुछ पता चला तो वह अपनी मम्मा पर चिल्लाते हुए बोली, मम्मा आपने ये क्यों किया, आपने शेयर गिरवी क्यों रखे। सिर्फ कामना में नहीं बल्कि कोमोलिका ने गिरवी रखे थे। सारे शेयर कोमोलिका ने अपने म्यूजिक बैंड के लिए प्रोजेक्ट हासिल करने और लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भेज दिए थे। एक बार कोमोलिका ड्रग्स केस में फंस गई थी। तब एक माफिया ने उसे ड्रग्स केस से उसे निकालने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे थे। उसे भी पता चल गया था। वो मेहरा फैमिली के साथ रहते हैं। मेहरा फैमिली से बस 2 करोड़ ही मिले थे। 8 करोड़ फ्रेंड सर्कल में शॉफ करने के लिए खर्च कर दिए। अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट हासिल कई बड़ी कंपनी की मैनेजमेंट को कोमोलिका ने कम से कम 20 करोड़ का लोन लिया था। 20 करोड़ को चुकाने के लिए उसने शेयर गिरवी रख दिए थे। 1 साल पहले किसी ने 20 करोड़ के बदले उसे मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर गिरवी रखने के लिए कहा था। ये जाल दक्षिता ने मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर हासिल करने के लिए बोला था। जिस एक आदमी ने लिखा को पैसे दिए थे वो डीएम कॉर्पोरेशन का ही मेंबर था जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डेथ क्वीन का राइट हैंड है। उसी ने कोमोलिका को पहले ड्रग्स केस में फंसाया और बहुत सारे म्यूजिक प्रोजेक्ट के द्वारा कोमोलिका से मोटी रकम हासिल की। इस दौरान कोमोलिका को उस आदमी की अलग आइडेंटिटी के द्वारा 10 करोड़ लोन दिया। कुछ महीनों बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते हुए 10 करोड़ के लोन में पैसे बढ़ाने लगा। कोमोलिका को ऐसा लगा जैसे यह आदमी उसे लूट लेगा। उसने डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया था। कोमोलिका बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। उस आदमी ने एक क्लब में कोमोलिका को ड्रग्स केस में फंसा दिया। यह आदमी और कोई नहीं डेथ क्वीन का राइट हैंड राका था। राका ने उसको ड्रग्स केस में निकालने के लिए 40 करोड़ की मांग की, जिसके बाद में कोमोलिका ने धोखे से कामना के सिग्नेचर करवा कर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के शेयर हासिल किए और उन्हें गिरवी रख दिया। कामना के सदमे कारण यही था। उसने तो किसी को भी अपने शेयर नहीं दिए थे, वो गिरवी कैसे हो गए। दक्षिता ने साफ कहा कोमोलिका ने गिरवी रखे तो इसका मतलब उसकी बेटी ने धोखे से शेयर हासिल कर लिए। उसकी बेटी ने उसे बड़ा धोखा दिया। इधर पुष्कर ने नीलिमा से साफ झूठ बोल दिया था कि उसने कोई शेयर गिरवी नहीं रखे थे। ये डेथ क्वीन के राइट हैंड ने किया था। रघु ने ही पुष्कर से धोखे से हासिल किए हैं। पुष्कर को जुआ खेलने की आदत थी। शुरुआत में पुष्कर को जीत से हार देकर सारे शेयर हासिल कर लिए थे। दक्षिता पहले सबको ओल्ड मेहरा मेंशन से निकाल कर सबक सिखाने वाली थी। ओल्ड मेहरा मेंशन में रहते हुए कुछ करती तो यह मतलबी लोग उसके दादा दादी को भी चोट पहुंचा सकते थे। उसके लिए इन सब लोगों को जाल में फंसाना भी आसान था और मेहरा मेंशन से अलग करना भी आसान था। सबसे मुश्किल टास्क तो विजय शर्मा है, जिसे मेहरा मेंशन से बाहर निकालने की कोशिश की तब वो अपने साथ उसकी मां को भी लेकर जाएगा। अगर उसकी मां बाहर गई तो पक्का वो उसकी मां साक्षी का इस्तेमाल करके दक्षिता को ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर करेगा। दक्षिता सबसे पहले छोटे मोटे मोहरों को हटाकर किंग पर हमला करने वाली थी। उससे पहले वो रानी को सेव कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहती थी। क्वीन को इस्तेमाल करके क्या करने को रो सकता। एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। तभी दादाजी चिल्लाते हुए बोले, रात को मेहरा मेंशन में बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप लोग रात को रेस्ट कर लीजिए और फिर अपने लिए कल किसी दूसरे घर का इंतजाम करके शाम तक ओल्ड मेहरा मेंशन से निकल जाना, वरना मुझे नहीं पता कि गुड़िया आप लोगों के साथ क्या करेगी। फिर आप लोग यह मत कहना अपने ही रिश्तेदारों के साथ गलत कर रही है। ये सुनकर कोमोलिका गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसने अपनी मम्मा को इतना डांटा, इतना सब कुछ सुनाया, लेकिन दादा दादी को उस पर कोई तरस नहीं आया। उन्होंने कोमोलिका को प्यार से 2 शब्द नहीं कहे कि तुम्हारी मम्मी की गलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारी मम्मा को बाहर जाने को कहा है। ये सोचकर कोमोलिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। सबके वहां से जाने का बोलने पर सब अपने रूम में चले गए। सबके मन में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। दादी माँ ने भावेश को एक रूम दिखाया। कीर्ति अपने पुराने रूम में चली गई। इधर दक्षिता के रूम में प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए एक दूसरे को किस करते हुए दीवार के सहारे वॉशरूम में चले गए। जैसे रूम का दरवाजा बंद हुआ, दक्षिता ने ही प्रिंस को दरवाजे से लगाकर प्रिंस पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर प्रिंस को किस करने के बाद दक्षिता की सांसें फूलने लगी। प्रिंस दक्षिता को घुमाकर साइड की दीवार से लगा दिया, उसे गले पर किस करने लगा। दक्षिता ने लंबी लंबी सांसें लेकर प्रिंस के एहसास को अंदर महसूस कर रही थी। प्रिंस ने दक्षिता की गर्दन पर लव बाइक वाला बाइट किया। दक्षिता ने प्रिंस को घुमाकर आगे की दीवार से लगाते हुए दक्षिता भी प्रिंस की गर्दन पर किस और वाइट करने लगी। रूम में प्रिंस किस किया गूंज रही थी। प्रिंस ने कसकर दक्षिता की कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया, जैसे वो दक्षिता को अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। एक दूसरे को किस करते और बाइट हुए बस रूम में पहुंच गए। वॉशरूम में पहुंचते ही प्रिंस ने धीरे से दक्षिता की गाउन की जिप खोल दी, जो हूँ लिफ्ट में करना चाहा। वॉशरूम में पहुंच कर दिया। दक्षिता के सीने से उस गाउन को पकड़कर धीरे धीरे नीचे करने लगा। दक्षिता ध्यान से प्रिंस को देख रही थी, उसके गाल लाल थी। जब दक्षिता को अपने प्यार का एहसास हुआ था, आज पहली बार वो करीब से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दक्षिता का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कुछ देर में दक्षिता इनवेयर में खड़ी थी। बाथरूम में दक्षिता का गाउन एक कोने में पड़ा हुआ था।
दक्षिता ने भी प्रिंस के टक्सीडो सूट का जैकेट निकाला, फिर शर्ट के बटन खोलने लगी। इधर प्रिंस एकटक दक्षिता की बॉडी को देख रहा था। प्रिंस के सामने थोड़ी देर पहले देखी गई सीन घूम रही थी। दरअसल जब प्रिंस को मोलिका से बचकर भाग रहा था, एक रूम से अजीब अजीब आवाजें आने लगी जहां एक महिला आदमी को किस कर रही थी। जिसने ध्यान से देखा तो वो दोनों ही बिना कपड़ों की थी। अचानक प्रिंस घबरा गया। उसने आदमी ने उस महिला को पूरी बॉडी पर एक नज़र डालकर बेड पर धक्का दिया और उसके अंदर अपने आप को एंटर कर उसकी बॉडी को किस करने लगा, साथ ही अपनी बॉडी को भी मूव करने लगा। ये सीन देख प्रिंस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी वह महिला बोली, आई लव यू डार्लिंग। वो आदमी बोला, आई लव यू टू बेबी। तब महिला हंसते हुए बोली, दूसरों के घर में रोमांस करने का अलग मजा है। ये सुनकर वह आदमी भी हंसने लगा। प्रिंस ये सब देखकर घबरा गया और वह दौड़ते हुए पार्टी हॉल में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नज़र दक्षिता पर गई तो वह घबराहट को कम करने के लिए दक्षिता से लिपट गया। जैसे ही दक्षिता ने उसे किस किया, वो अपने अंदर की भावनाओं को शांत कर चुका था। दोनों बिना कपड़ों के वॉशरूम में खड़े थे। प्रिंस ने दक्षिता को वॉल के सहारे टिका कर उसके होठों से पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया। प्रिंस को भी यह करने में इंटरेस्ट आने लगा तो वो बड़े जोश के साथ दक्षिता की पूरी बॉडी पर अपनी एहसास छोड़ रहा था। जिस वजह से रिक्ता वॉशरूम की दीवार से चिपकी जा रही थी, उसे आगे की तरफ प्रिंस के गर्म होंठ और पीछे वॉशरूम की ठंडी बोल महसूस कर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर एक दूसरे के एहसास को महसूस करते हुए दक्षिता और प्रिंस शावर लेते हैं। फिर दर्शिता ने ब्लैक बाथरोब पहना और एक ब्लैक बाथरूम प्रिंस को पहनाया। उसका हाथ पकड़ते हुए बेडरूम में आ गई। उसने प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा, बाकी सब हम कल हमारे घर पर कंटिन्यू करेंगे, पहले आप रेस्ट कर लो। आपको पता है ना, क्योंकि आप कल से बीमार थे। क्यूटी, आप आज भी डर गए थे, आज रेस्ट कर लो। आपको कल हमारे घर पर जो भी मस्ती करनी है कर लेना। ये सुनते ही प्रिंस दक्षिता के गालों पर हल्के से बाइट करके बिस्तर पर लेट गया। दक्षिता को बाहें फैलाकर आने का इशारा करने लगा। दक्षिता भी प्रिंस की बाहों में चली गई। वो दोनों दूसरे को हक करके सो गए। हेलो रीडर्स, क्या कामना पुष्कर नीलिमा ओल्ड मेहरा मेंशन रुकने के लिए कोई चाल चलने वाले हैं या फिर वह शांति से वहां से चले जाएंगे? और विजय शर्मा का क्या बैकग्राउंड है? क्या वह सच में पावरफुल है या फिर सिर्फ साक्षी दीवान की पावर पर इतना ज्यादा घमंड है? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक और कमेंट एंड फॉलो मी प्लीज यार। थोड़ी मेहनत की कदर करके कमेंट कर दिया करो यार, इतने भी बुरे नहीं है हम। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।